चलो, कल हमने डिटेल देखा था, इधर सुनो, कल हमने डिटेल देखा था प्लांट वायरस का, है ना। वायरस तीनों में होगा। देखो कल हमने जो देखा था वो प्लांट वायरस के बारे में पढ़ा था। प्लांट वायरस क्या होते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, और इसका हमने एक एग्जांपल पढ़ा हुआ है, कौन सा, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस का डिटेल पढ़ा है ना पहले। ये प्लांट वायरस था, ये हमने पहले पढ़ लिया। इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है एनिमल वायरस के बारे में। एनिमल वायरस मतलब ऐसे वायरस जो एनिमल में इन्फेक्ट करते हैं। तो एनिमल वायरस का हमको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसको बॉटनी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिया हुआ है एनिमल वायरस के बारे में, कौन से वायरस का डिटेल दिया है आपको। स्मॉल पॉक्स वायरस का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। स्मॉल पॉक्स वायरस है ना, चेचक होता है ना, चेचक करने वाला जो वायरस है जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, उसका यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह है। तो इसको आप इसका पीडीएफ भेजूंगी तो उसमें से देखना। एनिमल वायरस आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में एकदम से एनिमल वायरस को डिटेल नहीं करनी। ठीक है, प्लांट वायरस में टीएमवी को डिटेल पूछा है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद आएगा जिसको हम कहेंगे बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरिया वायरस पूछ सकते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो आपके सिलेबस में जो डिटेल है वो इसका है, एक टोबैको मोज़ेक वायरस का डिटेल है जो हमने पढ़ लिया, और दूसरा आपको जो डिटेल है वो बैक्टीरियोफेज का है। इसका कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए इसको मैं आपको नहीं पढ़ा रही। ठीक है, अगर एग्जाम में भी पूछेगा तो आपको टोबैको मोज़ेक वायरस पूछेगा या प्लांट वायरस पूछेगा, तो प्लांट वायरस से शुरू करके आप टोबैको मोज़ेक वायरस को डिटेल करोगे। अगर आपको एग्जाम में बैक्टीरिया वायरस पूछेगा तो डायरेक्ट बैक्टीरियोफेज को पूछेगा, एनिमल वायरस को नहीं पूछेगा। और अगर किसी को पढ़ना है तो थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें पढ़े थे ना कि कैसे वो सेल के अंदर घुसता है, एनिमल वायरस में भी वैसे ही दिया हुआ है। 5 स्टेप रहता है कि पहले वो जाके अटैच होगा, फिर पेनिट्रेट करेगा, फिर साइटोप्लाज्म में अंदर घुसेगा, फिर न्यूक्लियस में जाएगा, सेम वही स्टेप फॉलो। इसमें एनिमल वायरस। अभी हम लोग बैक्टीरियोफेज, इसको जनरली पूछता है एग्जाम में, है ना। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक, हेडिंग डालिए बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे विषाणु हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। जैसे हम प्लांट के ऊपर अटैक करके बीमारी करते हैं, एनिमल के ऊपर बीमारी करते हैं, वैसे ही ये जो बैक्टीरियोफेज है ये एक टाइप के वायरस हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं के ऊपर परजीवी होते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज या हिंदी में इसको जीवाणु भोजी कहेंगे। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में क्या कहेंगे? जीवाणु भोजी। जो जीवाणु के ऊपर अटैक करते हैं उनके ऊपर परजीवी हैं। ठीक है, इसकी खोज एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था ट्वार्ट, 1915 में। देखो 1915 में इसके बारे में खोजा गया। ट्वार्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था। एक और साइंटिस्ट का नाम है हेरेल, डी हेरेल और ट्वार्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था। ये बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और इनकी संरचना का अध्ययन आप केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कर सकते हो, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे हम जो यूज करते हैं, हम जो लैब में यूज करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास जो लैब में है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, नॉर्मल वाला। उसका और एडवांस वाला आता है, उससे और ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम से देखते हैं। मतलब ये बैक्टीरियोफेज इतने छोटे होते हैं कि आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु का भक्षण करते हैं और बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं, इनको बहुत सारे डिटेल है। जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, आप नाम जानते हो क्या? ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, पूरा नाम एस्चेरिशिया कोलाई। कहाँ मिलेगा ई कोलाई? कहाँ मिलता है? लैब में।
इकोलाई कहाँ मिलेगा? हमारे अंदर जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना, जो खाना खाते हैं हमारे अंदर है। इकोलाई हमको भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, इकोलाई एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, बहुत सारी जगह मिलेगा। तो इस इकोलाई बैक्टीरिया पे जो बैक्टीरियोफेज अटैक करता है उसको पॉलीफेज कहते हैं। पॉलीफेज नाम याद रखेंगे। पॉलीफेज क्या है पूछेगा, पॉलीफेज क्या है पूछता है एग्जाम पे। तो पॉलीफेज वो वायरस है जो ई कोलाई के ऊपर, देखो कोलाई पॉलीफेज, फेज मतलब वायरस, ठीक है। ई कोलाई पे अटैक करने वाले वायरस का नाम पॉलीफेज। ऐसी किस बैक्टीरिया पे वो अटैक कर रहा है उस हिसाब से उसका नामकरण भी किया जा सकता है। कॉमन टर्म में हम उसको बैक्टीरियोफेज कहेंगे क्योंकि वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस अटैक कराएगा तो उसके नाम के आधार पर वायरस का नाम रख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ई कोलाई के ऊपर जो अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीफेज। ठीक, उसके बाद इनका और अलग अलग नाम है, जैसे T1, T2, T3, T4, ऐसे अलग अलग नाम इनके होते हैं। ठीक है, T-even, T-odd, इनके जो बैक्टीरियोफेज है उनको इस तरह से बांटते हैं। T-even होते हैं, T-odd होते हैं। तो एक एक वायरस का ऐसा नाम है, T2, T4, T6, T1, ठीक है, T3। ये जो T2, T3 बोल रही हूँ ये सब वायरस के नाम है। ठीक है, T2 भी होता है, T2 एक वायरस का नाम है, T4 एक वायरस का नाम है, T6 एक वायरस का नाम है। तो इस तरह के ये होते हैं। ठीक, चलिए अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बैक्टीरियोफेज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले है उसकी समिति के आधार पे वो कैसा दिखता है, उसकी सिमेट्री के हिसाब से हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। हम इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना, बैक्टीरियोफेज का क्लासिफिकेशन। पहले का आधार है सिमेट्री, मतलब कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। सिमेट्री या समिति के आधार पे हम इनको 3 भाग में बांट सकते हैं। कैसे होते हैं? एक होते हैं टेल, क्यूबॉइड और फिलामेंटस। टेल, अभी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। टेल, क्यूबॉइड और फिलामेंटस। फिलामेंटस टेल मतलब जिसमें टेल हो, पूंछ युक्त लिखा है हिंदी में, जिसकी पूंछ हो, ऐसा वायरस जिसकी पूंछ हो, टेल। दूसरा घनाकार, जिसका सिर ऐसे घनाकार का होगा। टेल मतलब जिसमें ऐसे पूंछ हो, घनाकार मतलब जिसमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर हो, और फिलामेंटस मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर। तो तीनों रूप में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों रूप में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। दूसरा, इनके जेनेटिक मटेरियल के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। दूसरा, इनके जेनेटिक मटेरियल के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। जैसे इनमें आपको मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। हम लोग ये पहले भी देखे हुए हैं कि जो वायरस प्लांट को अटैक करते हैं उनके अंदर जनरली आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस एनिमल को अटैक करते हैं उनके अंदर जनरली डीएनए होता है। लेकिन जो बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं। डीएनए भी हो सकता है, उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका आनुवंशिक पदार्थ, और आरएनए भी हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक एग्जाम्पल है जिसको बोलेंगे टी फेज, है ना। जो भी हम लोग टी लिख रहे थे ना, तो जितने भी टी फेज वाले हैं वो सब डबल स्टैंडर्ड डीएनए उनके अंदर पाया जाएगा, टी फेज। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल है 5x174। ये भी एक वायरस का नाम है। 5x174 ये एक वायरस का नाम है जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। फिर आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसका एग्जांपल है 5,6, ये वायरस का नाम है। और सिंगल स्टैंडर्ड के नाम है जैसे कि MS2, एक एग्जांपल आप याद रखेंगे, MS2। ये सब बैक्टीरियोफेज हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह का जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। ठीक, चलिए तीसरा, उनके एक्शन, उनकी क्रिया के आधार पे। तीसरा टाइप है बैक्टीरियोफेज की एक्शन या उनकी क्रिया के आधार पर इनको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, उनके बैक्टीरियल एक्शन के आधार पर इनको 2 भाग पर बांटा गया है। पहले को कहते हैं वायरुलेंट या लाइटिक, 2 भाग में बांट रहे हैं। पहले को कहते हैं वायरुलेंट या इसको कहेंगे लाइटिक, दूसरे को कहते हैं एवायरुलेंट या इसको कहेंगे लाइसोजेनिक।
लाइसिक और लाइसोजेनिक, वो कैसे एक्शन करता है, बैक्टीरियोफेज कैसे काम करता है, उस आधार पर इसको दो तरीके से बांटते हैं। एक को कहेंगे वायरुलेंट और लाइटिक, दूसरे को कहेंगे एवायरुलेंट या लाइसोजेनिक। इसको डिटेल में पढ़ना है, आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल करके। वायरुलेंट या लाइटिक मतलब जो बीमारी करेगा, वायरुलेंट का मतलब है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वायरुलेंट मतलब उसको उग्र या लयनकारी कहेंगे। वायरुलेंट या लाइटिक को हिंदी में उग्र या लयनकारी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो जीवाणुभोजी होते हैं वो जीवाणु कोशिका पर संक्रमण करके उसको तुरंत नष्ट कर देते हैं। लाइटिक मतलब तोड़ने वाला, जिसके ऊपर भी अटैक करेगा, जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर, उसको तुरंत क्या कर लेता है, खत्म कर देता है, ठीक है, तुरंत नष्ट कर देता है, ठीक। और दूसरा जो है एवायरुलेंट या लाइसोजेनिक, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुग्र अथवा संयत, ठीक है। तो ये इसको तुरंत नष्ट नहीं करता बल्कि कुछ दिन इनके साथ रहता है, ये तुरंत खत्म करता है, ये थोड़े लंबे समय तक उस बैक्टीरिया के साथ रहता है, उसके बाद खत्म करता है, ठीक। तो लाइटिक और लाइसोजेनिक को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर और नहीं बता रहे, दो टाइप होता है, बस याद रखेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम इसको बहुत सारे टाइप में बांट सकते हैं, इसको देखते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। पहला टाइप था उनकी सिमेट्री के आधार पे, टेल है, क्यूबॉइड है, फिलामेंटस है। दूसरा था उनके जेनेटिक मटेरियल के आधार पे, 4 टाइप। तीसरा है उनका मोड ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करते हैं, उस पर 2 टाइप था, वायरुलेंट और एवायरुलेंट। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं, इसको हमको देखना है, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रैडली, इन्होंने जीवाणुकोशियों को उनकी आकारिकी के आधार पर 6 समूहों में बांटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी 6 टाइप में हम इनको बांट सकते हैं। कौन कौन से टाइप में देखिए, पहले को बोलेंगे टाइप ए, पहले को हम बोलेंगे टाइप ए, ठीक है। पहला इसके अंदर का बता रहे, चौथे के अंदर का पहला टाइप, इसको हम कहते हैं टाइप ए, नाम ही है टाइप ए, ठीक। तो ये कैसा होता है, टाइप ए इन जीवाणुकोशियों में षटकोणीय शीर्ष, मतलब उसमें हेक्सागोनल हेड और संकुचनशील आवरण और टेल फाइबर युक्त कुछ उपस्थित रहता है, ठीक है। उसका उदाहरण है डबल स्टैंडर्ड आरएनए समजीवाणुपेशी, जैसे कि T2, T4 और T6। देखो टाइप ए का एग्जाम्पल है आपका T2, T4, T6। आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये हो गया एक षटकोणीय है, उसके बाद इसका एक इस तरह से लंबा टेल देखने को मिलता है, ये है टाइप ए, बैक्टीरियोफेज का टाइप ए, ठीक है। ये जो टेल है, ये जो लंबा टेल है, इसके ऊपर इस तरह से शीट भी देखने को मिलेगा प्रोटीन। अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ टाइप देखिए। तो इस तरह का जो बैक्टीरियोफेज दिखेगा इसको हम कहेंगे टाइप ए बैक्टीरियोफेज। इसके एग्जाम्पल है T2, T4, T6, ठीक। दूसरा होगा टाइप बी, देखो ज्यादा अंतर नहीं, आप देखते जाओ बेटा, ठीक है। टाइप ए में हमको क्या क्या मिल रहा है, षटकोणीय 6 फेस वाला सेल, एक टेल, और टेल के ऊपर क्या मिल रहा है, प्रोटीन का कवरिंग शीट, ठीक। टाइप बी दूसरा इसमें है, जिसको हम करेंगे टाइप बी, ठीक। तो टाइप बी में क्या क्या मिलेगा, देखिए टाइप बी, इसमें शीर्ष षटकोणीय होता है लेकिन कुछ संकोचनशील न होकर इलास्टिक होती है, जैसे कि T1 और T5। तो दूसरे का एग्जाम्पल है T1 और T5। आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा, हेड सेम है, टेल भी रहेगा, लेकिन ये जो संकुचनशील वाली शीट है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो ये दूसरा टाइप होगा, इसको बोलेंगे टाइप बी। फिर तीसरा आएगा जिसको कहेंगे टाइप सी, ठीक है। तो टाइप सी क्या होता है, इसमें शीर्ष षटकोणीय होता है लेकिन कुछ शीर्ष से छोटी होती है और कुछ में संकुचनशील आवरण अनुपस्थित होता है, जैसे एग्जाम्पल T3 और T7। इसका एग्जाम्पल है T3 और T7, और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, हेड होगा और कुछ एकदम छोटी सी है, ठीक है। ये हो गया टाइप सी। उसके बाद आएगा टाइप डी, टाइप डी
तो टाइप डी में क्या देखिए, इसमें बड़ा कैप्सुमियर युक्त शीर्ष उपस्थित होता है लेकिन पूंछ नहीं होती है। जैसे एग्जांपल हो गया 5x174, इसका एग्जांपल है वायरस का नाम 5x174। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर कॉर्नर पे बहुत सारे इस तरह से प्रोटीन मिलेंगे और इनमें पूंछ नहीं पाई जाएगी। स्ट्रक्चर देख के आप पहचानते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप ई, उसके बाद है आपका टाइप ई। तो आप टाइप ई को देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसका एग्जांपल है MS2। ये सब हमने भी एग्जांपल में देखा था, इसका एग्जांपल है MS2। और इसमें क्या होगा, इसमें छोटे कैप्सुमियर युक्त सिर्फ उपस्थित होते हैं लेकिन पूंछ अनुपस्थित होती है। बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा लेकिन प्रोटीन इसमें और कम रहेगा, जैसे एकदम थोड़ा थोड़ा वैसे हल्का सा प्रोटीन कैप्सुमियर इसकी अपेक्षा और, ठीक है। ये हो गया टाइप ई। फिर देखिए टाइप एफ, टाइप एफ। तो टाइप एफ का एग्जाम्पल है आपका FD और FT, बैक्टीरिया का ही नाम है ये, FD और FT, सॉरी वायरस का ही नाम है, ठीक है, FD और FT। तो इनमें जीवाणु भोजी तंतुमय मतलब फिलामेंटस होते हैं, सिर्फ का अभाव होता है। इसका जो आप वायरस देखोगे बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, तंतु वाला है ये वायरस है। एक सेकंड, ठीक है। और लास्ट है आपका टाइप जी। टाइप जी, यहाँ पर क्या देखिए, इसमें लिपिड युक्त आवरण पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इसका एग्जांपल है MV12। और इस वायरस को आप देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, ये लिक्विड है। इसको देखो अलग चीज, अभी तक हमने वायरस में लिक्विड नहीं देखा था। टाइप जी में क्या मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है, गोल गोल तरह का दिखाई देगा, ठीक है। बहुरूपी होते हैं, पॉलीमॉर्फिक, अपना रूप भी बदल सकता है, ठीक। तो इतने सारे टाइप है किसके, बैक्टीरियोफेज के। हमारे पास ये इतने टाइप के जो बैक्टीरियोफेज हैं, इनमें ये जो T2 T4 है, इनका डिटेल स्टडी किया जा चुका है कि ये एक्चुअल में पूरा कैसे दिखता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज देखेंगे, अगर इसका पूरा डिटेल देखना है कि ये कैसा कैसा होता है। तो हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जीवाणु खोजी की संरचना। इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को पूछता ही है एग्जाम में, जीवाणु खोजी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो देखिए हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जीवाणु खोजी का T2 और T4, इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो अगर आप इसको नॉर्मल, अगर आप कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख पाए तो ये थोड़ा थोड़ा स्पर्म के जैसे नजर आता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर किसी को पता है, जो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ते हैं ना, स्पर्म। या अगर आपने कभी मेढक का टेडपोल लार्वा, मेढक बनने से पहले जो उसका टेडपोल वाला रहता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर ही दिखता है, जो भी दिख रहा है ना। तो इसका जो मेन बॉडी है वो 3 भाग में बटा रहता है, हेड, कॉलर और टेल, 3 भाग में बटा रहता है, ठीक है। मैं आपको पहले डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन कहलाता है हेड। आप इसको बॉडी लैब में इसका बहुत सारा मॉडल भी देखेंगे ना, पिछले बार इसका मॉडल बनाएंगे। तो इस तरह से ये रहता है हेड, ठीक। उसके बाद ये इसका रहता है टेल, है ना। और जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, ठीक। तो ये वाले पोर्शन को हम कहेंगे हेड, ये हो गया टेल, ठीक है। ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। इस वाले पोर्शन को यहाँ पर तो इसको कहते हैं कॉलर, जैसे आपके पास कॉलर है, ठीक। इतना 3 चीज पहले याद रखिए, ठीक है। हेड या सिर या सर, फिर कॉलर मतलब ग्रीवा और पूंछ मतलब कि टेल, ठीक है। अब इसका हेड का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इसका जो हेड है ये न्यूक्लियो कैप्सिड का बना होता है। ये जो दिख रहा है ये पोर्शन न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाएगा, न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। ये न्यूक्लियो कैप्सिड मतलब प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और आकार में ये कैसा है, हेक्सागोनल, षटकोणीय है। हेड का आप आकार देखिए, ये कैसा है, हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागोनल ये षटकोणीय इसका शेप होता है। अगर आप इसको ऐसे लाइट देख पाएंगे, ये तो हम इसको 2D में देख रहे हैं, लाइट देख पाएंगे तो चारों तरफ ये बिल्कुल ऐसा हेक्सागोन वाला स्ट्रक्चर, बहुत सुंदर इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। बुक में बना हुआ है, देखिएगा।
तो ये षटकोणीय होता है। इसके सिर की चौड़ाई 650 एंगस्ट्रॉम और लंबाई 950 होती है। ये वाली जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये कितनी है 650 एंगस्ट्रॉम, और ये जो हेड है इसकी ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये होती है 950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इतना चौड़ा और थोड़ा ऐसे लंबा, 950 मतलब थोड़ा लंबा और सिर्फ 650 एंगस्ट्रॉम इतना ये चौड़ा होता है। ठीक, इसके अंदर हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि हम T2 या T4 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल। ठीक, और ये प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है। ठीक है, तो इसके चारों ओर यहाँ पर और ऐसे प्रोटीन कोड भी देखने को मिलेगा, ऐसे करके प्रोटीन का आवरण और यहाँ पर ऐसे थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। ये एक ही है, मतलब मान के चलो ये भी प्रोटीन ही है, एक और प्रोटीन का आवरण इस तरह से यहाँ पर बना रहता है। ठीक, डीएनए की मात्रा 6 × 10⁻³ माइक्रोग्राम, 6 × 10⁻³ माइक्रोग्राम, इतना कम इसमें डीएनए है, माइक्रोग्राम। ठीक है, एमजी लिख सकते हैं, माइक्रो। ठीक, ये इतना इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक, उसके अलावा जो सिर है उसमें 60% डीएनए है और 40% प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर डीएनए ज़्यादा है। अगर सिर का कंपोजिशन देखें तो ये 60% पूरा इसका डीएनए है और 40% क्या है, प्रोटीन है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में हम देखे थे ना, सिर्फ 5% था आरएनए और बाकी पूरा क्या था, प्रोटीन था। यहाँ पर प्रोटीन कम है और डीएनए क्या है, ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद शीर्ष का जो आवरण है वो लगभग 2000 कैप्सोमियर का बना होता है और इसकी डीएनए की लंबाई 52,000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो कैप्सोमियर हम देख रहे हैं, चारों तरफ जो आवरण बना हुआ है कैप्सोमियर, ये लगभग 2000 यूनिट का बना हुआ है, 2000 कैप्सोमियर का बना हुआ है। और जो डीएनए है उसका लंबाई क्या दिया हुआ है, डीएनए की लंबाई है 52,000 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है, 52,000 एंगस्ट्रॉम, इतना लंबा डीएनए है और 2000 यूनिट का इसका कैप्सिड या प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। इतना डिटेल आपको हेड के लिए बताना पड़ेगा। अब देखो ये इतना छोटा सा जीव है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख कर भी इसका इतना डिटेल साइंटिस्ट लोगों ने निकाला होगा। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा जिसको हम कहेंगे कॉलर या ग्रीवा। यहाँ पर इस तरह से है, ये पोर्शन को कहते हैं कॉलर या हिंदी में इसको कहेंगे ग्रीवा। तो शीर्ष एवं पूंछ के बीच एक सकरी ग्रीवा होती है, यह भाग एक पतली प्लेट के रूप में पाई जाती है जिसको कॉलर कहते हैं। ठीक, तो ये जो पतला सा यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, ये क्या है, इस हेड और टेल को कनेक्ट करने वाला एक ऑर्गन है जिसको हम कहेंगे क्या, कॉलर। ठीक, चलिए फिर तीसरे नंबर पे आ जाइए, पूंछ या टेल। तो पूंछ की संरचना जटिल होती है, यह खोखली बेलनाकार, मतलब कितनी लंबी, 950 एंगस्ट्रॉम लंबी और 80 एंगस्ट्रॉम व्यास वाली होती है। अगर आप इसको देखोगे तो ये बीच से खोखला है और लंबा है, जैसे पाइप को इमेजिन करिए, पानी डालने वाला जो पाइप होता है, बीच से खोखला और कैसा, लंबा। तो इसका लेंथ भी कितना है आपका, 950 एंगस्ट्रॉम। जितना बड़ा इसका सिर है उतना ही बड़ा इसका पूंछ है। ठीक, लेकिन ये बहुत सकरा है। अगर आप इसका लेंथ देखोगे, सिर्फ इसका, तो इसका लेंथ कितना है, 60 एंगस्ट्रॉम, बहुत पतला। सिर का कितना है, 650 और इसका कितना है, 60, है ना, इतना पतला सा ये पूंछ टाइप का है, इसलिए इसको पूंछ या टेल कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो थोर है वो 60 बोली क्या ना, 80 एंगस्ट्रॉम का थोर है और भीतरी व्यास 25 होता है ना, 80 एंगस्ट्रॉम का है। और अंदर से अगर इसको देखेंगे तो ये सिर्फ कितना है, 25 एंगस्ट्रॉम है, मतलब खोखला टाइप का ये रीजन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, यह एक संकुचन से सर्पिलाकार झिल्ली से ढकी रहती है जिसमें 25 घुमाव होते हैं। अब अगर ये जो तेल है ये इस तरह से, इसके ऊपर एक आवरण ऐसे पूरा आवरण इसके ऊपर रहता है, संकुचन से मतलब ये स्प्रिंग की तरह रहता है। स्प्रिंग देखियो पेन के अंदर जो रहता है, ऐसे दबाओगे तो ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह रहता है। जब ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो ये स्प्रिंग जैसा काम करता है। जैसे ये आपका बैक्टीरिया है,
ई कोलाई हमको ऐसा नजर आता है, जब इसके ऊपर इस बैक्टीरियोफेज को अटैक करना रहता है ना, तो इसके ऊपर आके यहाँ पर ऐसे बैठता है। इसके कंपैरिजन भी इस तरह से ही रहता है, ऐसे करके आके बैठता है, ऐसे करके। जब इसको अटैक करना रहता है, इस वायरस को, इस बैक्टीरिया को अटैक करना है, जिसके ऊपर बिल्कुल आके ऐसे बैठता है। फिर क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यहाँ पर पहले एक ऐसे छेद करता है कुछ एंजाइम रिलीज करके, और ये वाला जो उसका शीट वाला रीजन है जो स्प्रिंग की तरह है, उसको दबा के अपना ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। ठीक, तो ये जो शेप होता है ये बहुत काम का होता है, स्प्रिंग की तरह रहता है। ठीक है, तो उसको हिंदी में क्या बोला गया है, संकुचन सेल सर्कुलर झिल्ली। ठीक है, इसे ढका रहता है जिसमें 25 घुमाव है, जो मैंने गोल गोल बनाया ये लगभग कितना रहता है, 25 रहता है। सर्कुलर झिल्ली एक मनिका में लड़ी के रूप में होती है जो लगभग 200 कैप्सोमियर की बनी होती है। तो इसका साइज आप याद रखेंगे, ये भी एक प्रोटीन ही है। कितने कैप्सोमियर का बना हुआ है, 200 कैप्सोमियर का। जैसे इसका कैप्सोमियर 2000 है, इसका कितना है, शीट का 200 कैप्सोमियर का ये बना है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक चक्कर में 8 कैप्सोमियर इसमें होते हैं। ठीक, उसके बाद पूंछ की समाप्ति पर एक षटकोणीय प्लेट होती है जिसको आधार प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट है ये भी षटकोण है, इसको कहते हैं बेस प्लेट, आधार प्लेट। ठीक है, ये जो षटकोणीय आकार बना हुआ है किस कहाँ पर रहेगा, ये पूंछ के अंत में रहेगा। इसको बेस प्लेट या आधार प्लेट कहते हैं, या इसको टेल प्लेट भी कहते हैं। षटकोणीय प्लेट के प्रत्येक कोण पर एक 1500 एंगस्ट्रॉम लंबा पूंछ या टेल फाइबर होता है। तो देखो इसके 6 किनारे हैं, यहाँ पर ऐसे आपको लंबा लंबा इस तरह से वो मिलेगा फाइबर ऐसे। ठीक है, ये ऐसा इसको कहते हैं टेल फाइबर। टेल फाइबर जो 1500 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। 6 मिलेगा क्योंकि ये षटकोण है, तो इसके 6 किनारे हो गए। तो सभी किनारों पे 6 मतलब एक एक किनारे पे एक एक टेल फाइबर मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 पुष्प तंतु टेल फाइबर पाए जाते हैं जो 1500 एंगस्ट्रॉम लंबे होते हैं। और ये जो आधार प्लेट है ये लगभग 200 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, मतलब इसका जो ऐसे चौड़ाई होगा वो कितना होगा, 200 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर कई बार छोटे छोटे इस तरह से और स्ट्रक्चर निकले होते हैं ऐसे ऐसे करके, इसको पेजेस कहते हैं। पेजेस ये क्या करते हैं, जब इनको बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना रहता है ना, तो अपनी पोजीशन को बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके ऊपर आके बैठना है, तो जो पेजेस है ना उसके आकर बिल्कुल ऐसे अपना जगह को ऐसे करता है ना, ऐसे पकड़ता है। बैक्टीरिया भाग जाएगा नहीं, बैक्टीरिया मूव कर सकता है ना, तो ये आके बिल्कुल ऐसे पकड़ लेता है जो पेजेस है वो, और उसके बाद उसका जो डीएनए या जो भी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा उसको बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक, तो अब इन्हीं के आधार पे ये अलग अलग शेप हो सकते हैं। अब देखो जो हमने जितने टाइप पढ़े, किसी के पास पूंछ नहीं है, किसी के पास शेप नहीं है, किसी के पास और कुछ नहीं है, तो उसी के आधार पे इनका अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो होता है। ठीक, तो इतना आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के लिए क्या करना है, पढ़ना है। इसको पूछता है या तो टोबैको मोज़ेक वायरस का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पूछेगा, या तो बैक्टीरियोफेज का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पूछेगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछना होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के साथ इसका मोड ऑफ एक्शन पूछेगा कि लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को भी बताओ, तो वो इसके आगे का क्वेश्चन है, कल पढ़ते हैं। चलिए, कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये हमने आज स्ट्रक्चर पढ़ा, कल इसका गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसी के अंदर आपका लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल आता है, तो इसको हम लोग कल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।